हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पिछले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट कोरोलरीज करी थी लिवोली थ्योरम से रिलेटेड। अभी इस वाले लेक्चर में भी हम स्टार्टिंग में कुछ और इम्पोर्टेंट कोरोलरीज करेंगे जो लिवोली थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि इफ़ एफ जेड इज़ एन एंटायर फंक्शन, कि अगर एफ जेड एक एंटायर फंक्शन है, देन इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाउंडेड, इनमें से अगर ये जो गिवन हमें जो सात आठ पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं, इनमें से अगर फंक्शन के एंटायर होने के साथ साथ इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कि इनमें से कोई भी एक चीज़ बाउंडेड मिल जाती है, कि जैसे पहले फर्स्ट में दिया है कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, यानी कि एफ जेड का रियल पार्ट बाउंडेड हो जाए, या फिर सेकंड में दिया है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज़ बाउंडेड, या फिर मतलब एफ जेड का इमेजनरी पार्ट बाउंडेड हो जाए, एंड फिर थर्ड में दिया है कि फंक्शन की आर्ग्यूमेंट बाउंडेड हो जाए, फोर्थ में मॉडुलस बाउंडेड हो जाए यानी मोड ऑफ एफ जेड, या फिर यू प्लस वी बाउंडेड हो जाए, या फिर यू माइनस वी बाउंडेड हो जाए। बट दिया क्या होना चाहिए पहले कि फंक्शन एंटायर फंक्शन दे रखा है। तो फंक्शन एंटायर दे रखा है, साथ में इनमें से कोई एक कंडीशन दे रखी है, कि मतलब मान लो हमें ये फोर्थ वाली दे रखी है कि फंक्शन एंटायर फंक्शन, बोला गया है कि फंक्शन एफ जेड इज एंटायर फंक्शन एंड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी दैट मोडुलस ऑफ एफ जेड इज़ बाउंडेड। ठीक है, देन हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और सेवन्थ वाले में बोला है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी बाउंडेड हो जाए तो देन एफ जेड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन, तो हमेशा एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी ये वाले सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और अभी आगे भी इनमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके दे सकते हैं पेपर में, गेट में भी और CSIR नेट में भी। तो हमें अच्छे से करने हैं ये वाले रिजल्ट्स। तो हम ट्राई करते हैं कि इनमें से कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करने की। ठीक है, सारे लगभग सेम ही तरीके से प्रूव करने हैं। बाकी आप स्टेटमेंट को यू का यू याद भी रख सकते हैं कि अगर फंक्शन एंटायर हमें दिया है और इनमें से या फंक्शन का साथ में दिया है एंटायर होने के साथ रियल पार्ट बाउंडेड हो या इमेजनरी पार्ट बाउंडेड हो या आर्ग्यूमेंट, इनमें से सारे में से कोई भी अगर एक चीज़ बाउंडेड दे रखी है, तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बाउंडेड होने के लिए ऐसा ही होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होने के लिए इन्हीं में से कोई वाली चीज़ बाउंडेड होनी चाहिए। पर हाँ, अगर ये वाली हो गई तो हमेशा बाउंडेड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी ये इनमें से अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है और फंक्शन अगर एंटायर है, तो फिर हम नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, फिर हमें दूसरी चीज़ें चेक करनी होंगी। तो अभी इनमें से कुछ हम करते हैं, प्रूव करते हैं कौन से भी कुछ पार्ट्स जो दे रखे हैं। तो हम जो इसके रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट में, तो वही उसमें ही चार पार्ट इन्हीं रिजल्ट्स में से दे रखे हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं। तो वो वाला ही क्वेश्चन करते हैं जिसकी हेल्प से हमारे चार पार्ट यूं के यूं प्रूव हो जाएंगे। बाकी सारे सेम ही तरीके से हैं, तो आप बाकी सारे भी कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ सी से सी के ऊपर एक एंटायर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एंटायर तो इन्होंने बोल दिया, सच दैट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये बोल दिया यू एंड वी इसके रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं। ठीक है, देन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ, तो फंक्शन कॉन्स्टेंट कब होगा, हमसे ये पूछा है कि इन चारों पार्ट्स में से कब कॉन्स्टेंट होगा। फर्स्ट में बोला गया है एक ऐसा, देखो सेट की फॉर्म में बनाकर दे रखा है, एक ऐसा सेट U(x,y) सच दैट Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू C इज बाउंडेड। तो इसमें है क्या कि जैसे हमें ये दिया है ना, यू एफ को यू प्लस आयोटा वी दिया है, तो यू तो उसका रियल पार्ट है। तो इस सेट में ना, जो ये सेट ले रखा है, इसको कुछ ए सेट मान लो, इस सेट ए में हमें फंक्शन का यू दे रखा है, यू यानी कि रियल पार्ट। ठीक है, फंक्शन के रियल पार्ट का सेट है, और जो रियल पार्ट किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। हमें पता है कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों ही किसके फंक्शन होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से जो जेड इस तरीके से ये लिख रखा है कि ये वाला पूरा सेट है ना, इसके अंदर क्या आएगा, यू, मतलब कि रियल पार्ट, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं रियल पार्ट की, ऐसे ही इमेजनरी पार्ट। तो ये पूरा सेट बाउंडेड है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन का रियल पार्ट बाउंडेड है। ठीक है। सेकंड वाले में क्या बोल रखा है कि वी एक्स वाई सच दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज बाउंडेड। ठीक है, कि f किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है। ठीक है, f ऑफ जेड, और f ऑफ जेड को हम लिख रहे हैं u प्लस आयोटा v, तो वहाँ से u भी एक्स वाई का फंक्शन है, v भी एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से ये वाला सेट बाउंडेड है, दैट मीन्स ये इसके अंदर कौन से क्या दे रखा है हमें, इमेजनरी पार्ट दे रखा है v। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला सेट बाउंडेड है तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट बाउंडेड दे रखा है फंक्शन का। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, u प्लस वी बाउंडेड है। ठीक है, u प्लस वी बाउंडेड है। फोर्थ वाले में दे रखा है यू स्केयर प्लस वी स्केयर बाउंडेड है। ठीक है, तो देखो ये सारी वही वाली चीज़ें जो ऊपर ये वाले रिजल्ट में लिखी है कि रियल पार्ट बाउंडेड है, ए वाला ऑप्शन, इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड है, बी वाला ऑप्शन, मतलब जिसमें बी वी वाला बाउंडेड दिया है। ठीक है, यू प्लस वी बाउंडेड है, ये फिफ्थ वाला हो गया, और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड है, ये सेवन्थ वाला हो गया। ठीक है, यही सारे उठाकर दे रखे हैं जिन केसेज में हमने क्या बोला था कि अगर फंक्शन एंटायर है, इनमें से कोई सी भी चीज़ बाउंडेड मिल जाए तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। तो इन वाले रिजल्ट से हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, एग्ज़ाम टाइम में तो हम डायरेक्टली टिक कर पाएंगे यहाँ से कि ये वाले हमारे चारों सही हैं। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन ये वाले मेनली ये वाली चीज़ है, फैक्ट है कि ये वाले कंक्लूजन्स निकाले ही तभी गए हैं कि ये वाला क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछा गया तो उससे रिलेटेड फिर सब लोगों ने ये वाली चीज़ करी कि हाँ ये इस तरीके से ये सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो फिर इनसे रिलेटेड जैसे ये वाले हो गए, जैसे कि u प्लस वी वाला है तो फिर u माइनस वी के लिए भी चेक कर लिया गया। तो ये वाली चीज़ें हो गई, फिर जैसे u के लिए v के लिए, फिर मोड के लिए ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाला हो गया। ये वाले सारे ही चेक करने के बाद क्या बन रहे थे, मतलब ट्रू आ रहे थे। उसके बाद फिर ये कंक्लूजन्स निकाले गए हैं इस तरीके से, फिर उनके साथ साथ फिर ये आर्ग्यूमेंट वगैरह वाले जो चीज़ें हैं ये भी मतलब चेक करके फिर हमने इसका मतलब एक रिज़ल्ट की फॉर्मेट में सब लोग ऐसे कर देते कि हाँ इस तरीके से ये वाले रिजल्ट्स होते हैं, पर बेसिकली ये निकाले तभी गए हैं। मतलब कुछ होता है ना कि जैसे एक टाइप का कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है, एक बार एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया गया तो फिर उसके ऊपर सब लोग यही सोचते हैं कि हाँ अच्छे से इसको एक्सपेंड किया जाए इस कॉन्सेप्ट को, तो फिर उसके ऊपर अच्छी सी मतलब थोड़ा और बुक से रीडिंग वगैरह करके सही से वो उस टॉपिक को निखार कर थोड़ा मतलब वो करा जाए, एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाए। तो इसीलिए ये वाले जो सारे रिजल्ट्स हैं ना स्पेशली सब लोगों ने तभी फिर बनाए हैं ये वाले क्वेश्चन में पूछे जाने के बाद। ठीक है, तो अभी हम इनके प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से हमने बोल दिया। ठीक है, ये तो हमने ये वाले कि ये वाले रिज़ल्ट हैं तब हमने बोल दिया, पर ये वाले रिज़ल्ट भी बने हैं ना, तो ये कैसे बने हैं अभी के लिए हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे करने के लिए ये वाली चीज़ देखनी है कि ये सही कैसे आए हैं चारों। ठीक है, नहीं तो अभी हमें पता चल गया, हमने ये वाले जो हमने कोरोलरीज पढ़ी है ये याद करी और सीधा हम एग्ज़ाम में इन ऐसा कुछ मिल गया तो फिर हम टिक कराएंगे यूँ का यूँ। लेकिन अभी हम इनको देखेंगे क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल टाइम है देखने कि कैसे कैसे ये हो रहे हैं ट्रू। तो फर्स्ट ए में बोला गया है, ए पार्ट में कि रियल पार्ट अगर बाउंडेड है, फंक्शन एंटायर ऊपर दे रखा है। ठीक है, सारे पार्ट में एंटायर लेके चलना है फंक्शन को। तो अब हम करते हैं कि पहला पार्ट कि अगर रियल पार्ट बाउंडेड है, ठीक है, यानी कि हमें बोला गया है कि u बाउंडेड है, u बाउंडेड है तो हम लिखेंगे मोड ऑफ u लेस देन इक्वल टू m फॉर सम m बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें फंक्शन दे रखा है एंटायर, और हमें ये वाला रिजल्ट हम सबको पता है कि अगर फंक्शन f अगर एंटायर होता है f ऑफ z, तो e की पावर अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड भी जो होता है वो एंटायर होता है। ठीक है, e की पावर एफ जेड ले लो, e की पावर माइनस एफ जेड ले लो, यहाँ अल्फा क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू सी, तो कोई भी मतलब क्योंकि हम बोलते हैं ना अगर एफ जेड एंटायर है तो अल्फा इंटू एफ जेड भी एंटायर होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा तो क्या है, कोई भी स्केलर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्स्टेंट है कोई भी, और ई की पावर में
कोई भी एंटायर फंक्शन लेंगे तो वो भी एंटायर फंक्शन होता है, ठीक है। इसलिए तो ई की पावर अल्फा इंटू एफ जेड भी एंटायर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एफ जेड एंटायर है तो ई की पावर एफ जेड भी क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू 1 ले ले तो ई की पावर एफ जेड भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर ई की पावर एफ, अब क्या हो गया, ई की पावर एफ जेड एंटायर फंक्शन है, ठीक है। तो ई की पावर एफ जेड का जो मॉडुलस है, एंटायर तो हो गया। अब देखो कि हम ये कोशिश करेंगे कि ई की पावर एफ जेड एंटायर तो हो गया कि ये बाउंडेड है या नहीं, यहाँ से हम ये वाली चीज़ कनेक्ट करने की सोचेंगे। तो जो ई की पावर एफ जेड है, ई की पावर एफ जेड को हम लिख सकते हैं ई की पावर यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ई की पावर यू इंटू ई की पावर आयोटा वी, ठीक है। दैट मीन्स ई की यहाँ पर इस वाला ये वाला जो मॉडुलस है इसको हम खोल सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का है ना, इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू, ठीक है। तो ई की पावर यू का मोड इंटू ई की पावर आयोटा वी का मोड। तो अब ये वाली चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर यू का मोड। क्यों? क्योंकि ई की पावर जो आयोटा वी है उसका जो मोडलस होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो ई की पावर आयोटा थीटा का मोडलस होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ई की पावर आयोटा वी का मोडलस 1 होगा। वो कैसे होगा? इसी तरीके से, क्योंकि वो ये वाली चीज़ है इस किसके मॉडुलस के बराबर होगी, क्योंकि ई की पावर आयोटा वी की वैल्यू होगी कोस वी प्लस आयोटा साइन वी। तो इसका मॉडुलस लेना है तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए ई की पावर आयोटा वी का तो मॉडुलस 1 होगा। यहाँ पर हमने करके भी दिखा दिया ताकि एक बार के लिए स्टार्टिंग में हमने करके देख लिया कि भाई ऐसे होता है। बाकी आगे वाले पार्ट्स में हम ये वाली चीज़ को डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं ई की पावर मोड, ई की पावर यू का मॉडुलस, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर यू, यू का यू मॉडुलस हटा के। क्यों? क्योंकि ई की पावर यू है वो हमेशा क्या होगा, हमें पॉजिटिव ही वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर यू नेगेटिव भी हो गया ना, मान लो यू की वैल्यू माइनस ऐसे करके है, -1 है, तो 1/e करके वो भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ई की पावर यू आ गई। अब देखो ये ई की पावर एफ जेड के मॉडुलस की वैल्यू चल रही थी, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई। और अब यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा था कि मोड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू एम है, क्योंकि यू हमें बाउंडेड दे रखा है। तो मोड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू एम है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, u माइनस यू ये सारे क्या हो जाएंगे, m से लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि u लेस देन इक्वल टू m, दैट मीन्स e की पावर u लेस देन इक्वल टू e की पावर m। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि अगर ऐसा है ना कि x लेस देन y है तो e की पावर x लेस देन होगा e की पावर y से, इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए, ठीक है। तो e की पावर u लेस देन इक्वल टू हो जाएगा e की पावर m से, और e की पावर m भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो e की पावर एफ जेड का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू आ गया e की पावर m से, जो कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। हैंस एफ जेड इज एंटायर, तो इसलिए ई की पावर एफ जेड, तो ई की और एफ ई की पावर एफ जेड तो हमने ऊपर बोला है कि एंटायर है, और यहाँ से क्या आ गया, ई की पावर एफ जेड बाउंडेड आ गया, ठीक है। तो ई की पावर एफ जेड हमें क्या मिल गया, एंटायर प्लस बाउंडेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी क्यों बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें यू बाउंडेड दिया गया था, तो यू का मोड लेस देन इक्वल टू एम होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। क्योंकि देखो यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि मोड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और अगर सारे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए लिखे, या फिर ये वाली चीज़ बोल दे कि फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, क्योंकि जेड किससे मिलके बन रहा है, एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ रहा है, इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो मोड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से ये वाली चीज़ जो भी हमारी ये भी जो निकल के आई है कि ई की पावर एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, यहाँ से ये वाली हमने यूज करी है, तो ये भी साथ में क्या होती चलेगी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इसलिए तो ई की पावर एफ जेड का मॉडुलस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया। तो ये एंटायर और बाउंडेड हो गया। तो लिवोली थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि ई की पावर एफ जेड जो फंक्शन है वो एंटायर प्लस बाउंडेड है, तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और ई की पावर एफ जेड अगर कॉन्स्टेंट है तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्यों? देखो हमने पिछले लेक्चर में भी ये वाली चीज़ देखी थी कि अगर ई, क्योंकि ई की पावर एफ जेड है वो किस तरीके से ओपन होगा, 1 प्लस के एफ ऑफ जेड प्लस के एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर
पूरे का बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये वाली इनफाइनाइट टर्म्स जा रही हैं। तो ई की पावर एफ जेड की ये वैल्यू है कि अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट सिर्फ तभी हो सकती है कि ये जो एफ जेड है ना, या ये कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट कर जाए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, ठीक है, ये तभी हो सकता है पॉसिबल। इसलिए तो ई की पावर एफ जेड तभी कांस्टेंट हो सकता है जब एफ जेड क्या हो जाए, जब एफ जेड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है हमारा। सो दैट मीन्स पार्ट ए है वो सही है। अब इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला गया था कि वी अगर बाउंडेड हो, ठीक है, तो वी बाउंडेड मतलब इमेजनरी पार्ट, क्योंकि हमें ये दिया गया था ना कि ये वाला सेट दे रखा था वी एक्स वाई सच दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज बाउंडेड, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इमेजनरी पार्ट वाली चीज़ को बाउंडेड बोला था। तो मोड ऑफ वी लेस देन इक्वल टू एम वेयर एम इज़ सम पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड को हमने क्या बोला, यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो अब जो तो हमने क्या लिखा कि माइनस आयोटा इंटू एफ जेड, ठीक है। तो देखो कि पिछले में तो हमने क्या लिखा था कि डायरेक्टली ई की पावर एफ जेड कर दिया था, ठीक है, कि एफ जेड अगर एंटायर है तो ई की पावर एफ जेड भी एंटायर होगा। तो फिर हमने ई की पावर एफ जेड में क्या कर लिया था, देखो ई की पावर जो एफ जेड था ना, उसमें हमने ये वाली चीज़, इसका फिर ये एंटायर हो गया था तो इसका हमने मॉडुलस चेक कर लिया था। तो वहाँ से ई की पावर यू प्लस आयोटा वी, तो ई की इसका जो बेसिकली जो ई की पावर एफ जेड का हमें मॉडुलस मिला था ना, वो ई की पावर यू पर जाकर टिक गया था, क्योंकि ई की पावर एफ जेड यही वाली चीज़ होती है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका मॉडुलस तो 1 हो जाता है। तो ई की पावर कोई भी फंक्शन होता है तो वो हमेशा उसके जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ई की पावर में रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। जैसे कि एफ जेड, एफ का रियल पार्ट क्या था, यू था, ठीक है। तो ई की पावर जो एफ ऑफ जेड था ना, इसके मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर हमें मिली थी, ई की पावर में जो एफ जेड का रियल पार्ट यानी यू, ठीक है, उसके बराबर मिली थी। तो अभी हम और हमें यू हमें बाउंडेड दे रखा था, इसीलिए हमने इसको क्या करा, ई की पावर एफ जेड करके से कनेक्ट करके चले हम। यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे काम आ गई, क्योंकि एफ बाउंडेड दे रखा था तो यहाँ से हमें ई की पावर यू बाउंडेड दे रखा था तो ई की पावर यू भी बाउंडेड हो गया, ठीक है। तो ये यू वाली की बाउंडेडनेस का यूज कर पाए हम, इसलिए हमने यहाँ से ई की पावर एफ जेड को बाउंडेड बोल दिया। तो अब ये वाला जो है जिसमें वी बाउंडेड है, तो देखो अगर हम डायरेक्टली ई की पावर एफ जेड वाला लेकर चलेंगे तो वहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एफ जेड का मॉडुलस तो ई की पावर यू के इक्वल, ई की पावर यू के मॉडुलस के बराबर मिलेगा। लेकिन हमें तो वी बाउंडेड दे रखा है, मतलब मोड ऑफ वी लेस देन इक्वल टू एम ले रखा है। तो ई की पावर एफ जेड करके चलने का तो फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो ई की पावर यू मिला है और यू का तो हमें पता ही नहीं कि यू बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा दे रखा हो हमें, जो हमें फंक्शन ही दे रखा है ना, फंक्शन कुछ ऐसा दे दिया हो, मान लो कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वी को बाउंडेड करना है ना, तो वी को कुछ ऐसा मान लो, ये वाला मतलब फंक्शन को कुछ ऐसा मान लो, एक्स प्लस आयोटा ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, रियल पार्ट तो ये वाला हो गया एक्स, और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, आयोटा इंटू 1, तो इमेजनरी पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। तो इमेजनरी पार्ट वी की वैल्यू 1 है तो वी बाउंडेड है यहाँ से, ठीक है। तो वी बाउंडेड है, लेकिन यू वाला तो पता नहीं है ना, यू वाला तो ये है एक्स है, तो एक्स तो कितना ही भी जा सकता है पॉजिटिव नेगेटिव में। तो ई की पावर जो यू होगा, ई की पावर यू यहाँ से क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स बनेगा, और ई की पावर एक्स में तो हम एक्स को इन्फिनिटी टेंड करा के ई की पावर एक्स को इनफाइनाइट भी ले जा सकते हैं, इसको तो बाउंडेड नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमारा इसमें जो ई की पावर यू वाली चीज़ है ना, इसमें यू आ गया, तो डायरेक्टली हम अगर ई की पावर एफ जेड करेंगे ये वाली चीज़ काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से तो हमें ई की पावर यू मिलेगा। तो अगर वी वाला बाउंडेड दे रखा है तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ई की पावर में एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ ऐसा लेकर जाना पड़ेगा एफ जेड, या फिर माइनस एफ जेड, या फिर माइनस आयोटा एफ जेड, मतलब कि एफ जेड का कुछ ऐसा मल्टीपल जिसकी हेल्प से हमें उसका जो रियल पार्ट है ना, जो
मतलब मॉडुलस करने से जो उसका जो मॉडुलस है ना वो क्या बने, यहाँ पर जो हमने ई की पावर में जो फंक्शन लिया है, मतलब कि मान लो कुछ अल्फ़ा इंटू एफ जेड लिया है, तो अल्फ़ा इंटू एफ जेड वाली जो चीज़ है ना, ये अल्फ़ा इंटू एफ जेड, इसका जो रियल पार्ट है ना वो उसमें वी की कुछ टर्म आती हो, ठीक है। क्योंकि जो ई की पावर अल्फ़ा एफ जेड का मॉडुलस होगा वो किसके मॉडुलस के बराबर होगा, जो ई की पावर अल्फ़ा एफ जेड है उसका मॉडुलस हमें पता है कि वो किसके बराबर होगा, ई की पावर में रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा एफ जेड जो आएगा उसके मॉडुलस के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था ई की पावर 1 इंटू एफ जेड, यानी ई की पावर एफ जेड, उसका मॉडुलस किसके बराबर आया था, ई की पावर में रियल पार्ट ऑफ 1 इंटू एफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, यानी ई की पावर यू, ई की पावर यू के मॉडुलस के बराबर आया था। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारा ऐसा अल्फ़ा लेकर चलना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे हमें क्या मिल जाए, अल्फ़ा इंटू एफ जेड का जो रियल पार्ट है ना वो उसमें हमें वी की टर्म्स मिल जाए, इसलिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि कब हमें डायरेक्टली ई की पावर करनी है, कब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम, तो देखो अगर हमें जो एफ जेड है वो यू प्लस आयोटा वी दिया गया है, तो जब हम माइनस आयोटा एफ जेड करेंगे तो उसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा यू माइनस की आयोटा स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये वाला तो क्या मिल जाएगा, प्लस का वी हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी को आगे लिख दिया और ये माइनस यू इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये माइनस आयोटा एफ जेड की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने ये क्यों किया है, ये वाला मतलब ऐसा फंक्शन बनाने के लिए अल्फ़ा इंटू एफ जेड ऐसा बनाना है जिसके लिए हमें जो उसके रियल पार्ट के अंदर हमें वी वाली टर्म मिल जाए, इसलिए। तो इस माइनस आयोटा इंटू एफ जेड है ना, देखो ये माइनस आयोटा इंटू एफ जेड है, इसका रियल पार्ट क्या बन रहा है, वी बन रहा है, ठीक है। इसलिए हमने ये वाला काम किया है कि माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करिए, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई मतलब ये तो क्रैम करने वाली चीज़ हो गई भाई कि माइनस आयोटा से करेंगे, बाकी आगे वालों में किससे करेंगे। इसलिए हमें आइडिया लग जाएगा कि जब हम 3-4 बारी प्रैक्टिस करेंगे ना इन 3-4 जो भी हमें सारे पार्ट दे रखे हैं उनकी, तो हमें याद हो जाएंगी ये वाली चीज़ें, कि आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ अब इस कौन से अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करनी है, ताकि रियल पार्ट ये वाला बने, जो भी बाउंडेड दे रखा है वही वाला हमें रियल पार्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि एफ, और हमें पता है कि एफ जेड एंटायर फंक्शन है, तो ई की पावर माइनस आयोटा इंटू एफ जेड भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर माइनस आयोटा इंटू एफ जेड उसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, ई की पावर ये माइनस आयोटा एफ जेड की वैल्यू इसके बराबर आई है, ठीक है। तो ई की पावर में ये करेंगे तो ई की पावर में ये पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई की पावर वी, और ये क्या आ गया माइनस के यू आयोटा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ई की पावर वी इंटू ई की पावर माइनस आयोटा यू, ठीक है। ये वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं ई की पावर वी का मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ई की पावर आयोटा थीटा हो या ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो, हमेशा मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर वो हमारा वो बनेगा ना, ई की पावर यू इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कोस यू माइनस आयोटा साइन यू, और उसका मॉडुलस भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर वी के मॉडुलस के बराबर मिल गया, और हमें क्या दिया हुआ है कि वी का मॉडुलस तो लेस देन इक्वल टू एम है, क्योंकि वी तो बाउंडेड दे रखा है, ठीक है। वी अगर बाउंडेड हमें दे रखा है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई की पावर ये वाली चीज़, एक मिनट, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई की पावर वी का जो मॉडुलस है वो भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एम से, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर माइनस आई, तो ई की पावर माइनस आयोटा एफ जेड भी क्या हो गया, एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन हो गया, तो लिवोली थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा इंटू एफ जेड क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस आयोटा इंटू एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा तो पहले ही कॉन्स्टेंट है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या है, ट्रू है।
ऑप्शन, क्योंकि हमें ये बोला गया था ना कि कौन से केस में फंक्शन कांस्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ से भी हमें कांस्टेंट मिल गया। यानी कि अगर रियल पार्ट बाउंडेड दे रखा है बी वी वाला तो भी फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो 2 ऑप्शन हमने कर दिए हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, कि रियल पार्ट जब बाउंडेड था, इमेजिनरी पार्ट जब बाउंडेड था, तो दोनों केस में क्या हो गया, हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमें इंटायर पहले दे रखा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों वाले पार्ट इसके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो इसका सी और डी वाला पार्ट है, ये वाले रिजल्ट्स ही हैं एक तरीके से, तो इनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आप इनको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, दोनों को सी और डी दोनों को स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि एक बार ये हो जाए कि हाँ हमने इस तरीके से किया है, ये हो जाएंगे आराम से। नहीं तो फिर हम करेंगे इनको नेक्स्ट लेक्चर में, और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे लिवोली थ्योरम के, और एक्सटेंडेड लिवोली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।